आज फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जो अध्याय 3 में हम चुनाव एवं प्रतिनिधित्व पढ़ रहे थे उसका अंतिम भाग मैं लेकर आई हूँ और इस भाग के साथ ही मैं जैसा कि अभी शुरू किया है डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगी, जिसको आपको मैंने करना भी सिखाया है गूगल फॉर्म के जरिए कि कैसे टेस्ट देते हैं। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है और आप सभी को प्रेषित की है। नहीं भी की हो तो आप लक्ष्य वेदिका चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, वो वाली वीडियो जिसमें पूरा तरीका बताया है कि आप कैसे ये टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और तो अगला जो अपना ये वाला जो भाग है उसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, है ना। अभी हमने पढ़ा सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार क्या है, कैसे भारत में चुनाव होते हैं बहुमत प्रणाली से, समानुपातिक प्रणाली, ये सब हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और चुनाव सुधार। ठीक है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 324(1) में संविधान में लिखा है कि भारत के विधानमंडल एवं राज्यों के विधानमंडल के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका कार्य होगा मतदाता सूची तैयार करना, कार्यक्रम तय करना, ये सारी चीज़ें। अर्थात एक निष्पक्ष, उसके लिए हमारे संविधान निर्माता खुद ही सजग थे, उन्होंने स्वयं ही इसकी व्यवस्था की है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है, इसकी सही सटीक व्याख्या की है कि हाँ ये अधिकार जो है संविधान ने इसको दिए हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले जाने कि अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की स्थापना की गई है भारत में, है ना। अलग से एक बॉडी है और भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो वहाँ उनकी सहायता करता है। ठीक है, और आपको बता दें कि चुनाव जो है वो राज्य विधानमंडल, केंद्र भारत के विधानमंडल यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव जो है निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन स्थानीय शासन के जो चुनाव हैं वो नहीं कराता है। वो भारत का निर्वाचन आयोग वो काम नहीं देखता, वो राज्य के निर्वाचन आयोग जो है उस कार्य को करते हैं। आगे जब आप स्थानीय सरकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बातें बताई जाएंगी। तो 1990 अब कैसा है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग, कितने सदस्य होना चाहिए, तो ये एक सदस्यीय भी हो सकता है और बहुसदस्यीय भी हो सकता है। तो 1989 तक एक सदस्यीय ही निर्वाचन आयोग था भारत में, और उसके बाद जो है 1989 के चुनाव के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही फिर से एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग जो है नियुक्त कर दिया गया। लेकिन 1993 से पुनः 2 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए और तब से जो है निर्वाचन आयोग भारत का बहुसदस्यीय है। अब कई बार ये उठाया जाता है सवाल कि बहुसदस्यीय जो निर्वाचन आयोग क्या वो निष्पक्ष होगा, क्या टकराव नहीं होगा, मतभेद नहीं होंगे। तो बिल्कुल होता है, थोड़ा बहुत तो अंतर मतभेद होता है, लेकिन जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ अध्यक्ष की अध्यक्षता ही करता है पूरे निर्वाचन आयोग की, लेकिन उसके जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं वो बराबर हैं। जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष की चलेगी बाकी सबकी नहीं चलेगी। तो अध्यक्षता कोई एक करता है, लेकिन बाकी जो तीनों हैं उनको बराबर शक्तियां, बराबर अधिकार जो है प्रदान है। और लगभग अभी तक के जितने निर्वाचन हुए हैं उनसे ये समझ में आया है कि बहुसदस्यीय जो निर्वाचन है आयोग है हमारा, वो एक सशक्त निर्वाचन आयोग है और उसमें कोई भी खामियां अभी तक नहीं पाई गई। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं कि कार्यकाल कितना है। तो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष, अर्थात जब से उनको नियुक्त किया जाता है तब से 6 वर्ष या उससे पहले अगर वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वो पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको राष्ट्रपति जो है विशेष बहुमत के द्वारा भी हटा सकता है। ठीक है, समय से पहले भी विशेष बहुमत द्वारा इनको हटा सकता है। अब विशेष बहुमत क्या होता है, बार बार ये शब्द सुनेंगे तो विशेष बहुमत का अर्थ होता है 2 चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। 2 चीज़ें हैं, पहली तो है विशेष बहुमत यानी सदन में जो उपस्थित हैं लोग, सदन के कुल उसका बहुमत, सदन के जो सदस्य हैं जितने भी लोग हैं, मेंबर हैं, उनका बहुमत, अर्थात कितने लोग वोट दे रहे हैं उनका बहुमत। ठीक है, पहला होता है सदन का विशेष बहुमत, है ना, सदन में उपस्थित लोगों का बहुमत, उसको विशेष बहुमत कहा जाता है। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित
एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदस्यों का 2/3 1/3 2/3 2/3 बहुमत। और दूसरा है सदन की कुल संख्या का बहुमत, साधारण बहुमत, सदन की कुल संख्या, कुल सदस्य संख्या का बहुमत है ना। ये क्या थोड़ा सा आपको यहाँ लगे जगह कम बची थी, मैंने कहा थोड़ा सा विशेष बहुमत की जब बात आई है तो आपको बताई थी, आगे और भी बता दूंगी मैं। तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, उसके लिए विशेष बहुमत के लिए, और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब जैसे किसी सदन में 75 मेंबर हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन बहुमत होना है, जिस दिन वोट होना है, उस दिन 51 लोग ही आए और वोटिंग में सिर्फ 50 लोगों ने वोट दिए, तो आप क्या कहेंगे, क्या वो 2 विशेष बहुमत हुआ? तो अगर वो सारे के सारे लोग जो है उसके पक्ष में मत देते हैं तो वाकई में 2/3 बहुमत हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग नहीं देते हैं तो उसको 2/3 बहुमत नहीं, उसको जो है विशेष बहुमत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब हम देखते हैं चुनाव आयोग के कार्य क्या है। तो कार्य है, सबसे बड़ा है मतदाता सूची तैयार करना, अर्थात निर्वाचन से पहले जब निर्वाचन होना, चाहे राज्य विधानमंडल का हो या केंद्र का हो, तो उससे पहले मतदाता सूची तैयार करना, उसमें सारी गलतियां त्रुटियां करना, नए नाम जोड़ना, कुछ जो नहीं रहे हैं अब उनको हटाना, ये सारे काम जो है निर्वाचन आयोग करता है, वो महत्वपूर्ण काम। दूसरा है चुनाव का समय और कार्यक्रम तय करना, यानी चुनाव कब होंगे, किस समय होंगे, कैसे चरण। कई बार तो आपने सुना ना कि भारत में जो लोकसभा के चुनाव है वो 5 चरणों में होंगे, 3 चरणों में होंगे, है ना, अलग अलग डेट होती है, यानी कुछ राज्यों में इस डेट को, कुछ राज्यों में इस डेट को। तो ये कार्यक्रम, तिथियां, किस डेट को होगा, कहाँ कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है चुनाव आयोग ही, निर्वाचन आयोग ही तय करता है। ठीक है, उसके अलावा है आदर्श आचार संहिता लगाना, यानी जो निर्वाचक, जो खड़े हुए प्रत्याशी राजनीतिक दल हैं, उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाई जाती है, जिसका अर्थ होता है कुछ नियम तय किए जाते हैं कि आप जब प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं तो ये नियम है, इनके अगर विरुद्ध आचरण करते हैं तो आपकी सदस्यता, आपकी जो प्रत्याशी हैं उसका आपका जो है रद्द कर दी जाएगी, आपकी योग्यता समाप्त कर दी जाएगी कि आप उसके योग्य नहीं रहेंगे चुनाव में खड़े होने के, है ना। तो इन सब चीज़ों का पालन राजनीतिक दल करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि निर्वाचन आयोग जो है हमारे प्रत्याशी की सदस्यता को जो है योग्यता समाप्त कर दें और वो चुनाव में भाग ही न ले पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आदर्श आचार संहिता बनाते हैं। और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, यानी कोई राजनीतिक दल जो पुराने हैं वो तो रहते ही हैं, उनकी चिन्ह तो, लेकिन नए नए जो डेवलप होते हैं उनको भी चुनाव चिन्ह आवंटित करना और मान्यता देना, है ना, कि ये राजनीतिक दल के रूप में, ये राष्ट्रीय दल के रूप में है कि नहीं, ये क्षेत्रीय दल के रूप में, ये सब मान्यता देना किसका काम है, निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, और प्रत्याशी या चुनाव को रद्द या घोषित करना, यानी अगर उन्हें लगता है कि किसी जगह पर चुनाव में धांधली हुई है, निष्पक्ष नहीं हुआ, तो वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के चुनाव को रद्द भी कर देते हैं, या किसी प्रत्याशी को अयोग्य भी, अगर वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी योग्यता, उसकी सदस्यता भी खत्म कर देते हैं ना, अगर बनने के बाद भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सारे विशेष काम निर्वाचन आयोग करता है। अब जो चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग है भारत का, उसकी मशीनरी यानी कर्मचारी बहुत कम होते हैं, बहुत सीमित होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन एक बार जब चुनाव स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाता है चुनाव का, तो वो एकदम से एक्टिव हो जाता है निर्वाचन आयोग, और पूरी समस्त भारत की जो अगर लोकसभा के चुनाव है तो समस्त भारत की मशीनरी जो है उनके कंट्रोल में हो जाती है, उनके नियंत्रण में रहती है। उस समय राज्य के किसी भी राज्य या अगर केंद्र के चुनाव है तो किसी भी राज्य के किसी भी उसके कर्मचारी का तबादला करना, है ना, इस और ये सब करना, सारे काम जो है ट्रांसफ़र कर देना, बुला लेना, ये सब चीज़ें उनके ही हाथ में होती हैं। उस समय और कुछ नहीं होता है। चुनाव हर बार देखा होगा आपने, कुछ भी करना होता है, छुट्टी भी लेनी होती है चुनाव के समय में, तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी बैठते हैं, वहाँ जाकर परमिशन लो, वहाँ जाकर ये लो, यानी सारा जो काम होता है वो उनके अनुसार ही करता है। तो इस समय उनकी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और अब तक जो पाया गया है, जितने भी लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा के चुनाव हुए हैं,
उनमें भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक सशक्त एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष उसकी चुनाव आयोग की भूमिका निभाई है। अभी तक उसको कोई ऐसे वो आरोप नहीं लगे कि उसने ऐसा कुछ पक्षपात किया, बहुत सशक्त रूप से काम किया और नित नई चीज़ें जो है उसमें बदलाव किए हैं और चुनाव आयोग पहले से और भी अधिक सशक्त हुआ है। अब इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे, और जो ये मैंने बताया आपको कार्यकाल विशेष बहुमत से जो किया गया है कि विशेष बहुमत से ही हटा सकता है राष्ट्रपति, वो भी किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। उसका एक कारण है, क्योंकि उनको ये था कि ऐसा नहीं है कठपुतली बन जाए। अगर ये हटाना इनको इतना आसान कर देते तो फिर जो निर्वाचन आयोग था वो तो कठपुतली बन जाता। अगर किसी राजनीतिक दल की या शासक दल की बात अगर वो नहीं मानते तो उनको कभी भी हटा देते, ये लोग दूसरा निर्वाचन आयोग बुला देते। लेकिन इसीलिए इन्होंने विशेष बहुमत की व्यवस्था की है ताकि आसानी से इनको नहीं हटाया जा सके और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्वाचन कराया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग। ठीक है, तो अगला चलते हैं, इसमें और रह गया है अपना टॉपिक, वो है चुनाव सुधार। तो चुनाव सुधार की दिशा में बहुत सारे काम हुए हैं अभी तक भारत में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की अभी मांग है जिसमें चुनाव आयोग ने भी अपने सुझाव दिए हैं, कुछ राजनीतिक दलों ने भी दिए, कुछ स्वतंत्र निकाय हैं उन्होंने भी जो है सुझाव दिए हैं कि भारत में जो है अब और चुनाव में और क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो कुछ है उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने कहा है कि जो बहुमत प्रणाली हमारे यहाँ लागू है उसको हटाकर चुनाव सुधार, है ना, चुनाव सुधार। तो इसने कुछ सजेशंस दिए हैं। पहला है बहुमत प्रणाली के स्थान पर बहुमत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली, जैसे कि इजराइल में और नीदरलैंड में है ना कि जितने पार्टी को वोट मिले हैं, जितने परसेंट वोट मिले हैं उतनी ही सीटें उनको वहाँ विधानसभा या लोकसभा में या राज्यसभा में मिलनी चाहिए, है ना, समानुपातिक प्रणाली में बता चुकी हूँ पहले। अगला है कि महिलाओं को, है ना, विधानसभा और संसद की विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुना जाए, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को कितना चुनने के लिए 1/3 सीटें मिलनी चाहिए ना, 1/3, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं जो है पूरे उसका जनसंख्या का आधा भाग जो है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व केंद्र में या विधानसभा में उतना नहीं है जितनी उनकी जनसंख्या है, तो इसलिए उनको आरक्षित करना चाहिए। जैसे कि अभी हालांकि इसलिए संसद में बहुत बार प्रस्ताव आ चुका है, पर मतभेदों के कारण अभी वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। और जैसे कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं उनमें उनके लिए स्थानों का आरक्षण है, चाहे पंचायत चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो, शहरी या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में उनको 1/3 आरक्षण दिया गया है। उसी तरह से ये मांग है कि यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, अगला जो सुधार है वो एक सजेशन है, वो है कि अगर चुनावी में धन के प्रभाव को नियंत्रित करना, चुनाव में धन के प्रभाव को नियंत्रित करना, यानी कि जो बाहुबली है, जो धनवान है, वो अपने हिसाब से असीमित धन का प्रयोग करके चुनाव जीत लेते हैं अभी, लेकिन इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा नियंत्रित करना है ना, इसमें थोड़ा सा काम हुआ है। अभी पिछले चुनाव में जो मैंने देखा था कि बहुत कम शोर शराबा, जैसे कि मैं पहले देखती थी कि बहुत ज़्यादा संख्या में प्रचार हो रहा है, लाउड स्पीकर, ये रैली और ये सब कुछ, बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर, लेकिन अभी पिछला जो चुनाव हुआ उसमें देखा मैंने बड़ी शांति से, बहुत ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला कब चुनाव हो गया, क्योंकि अब उन्होंने निश्चित कर दिया है कि आप इतना धन सिर्फ खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा धन खर्च करने की आपको अनुमति नहीं है। तो ये सुधार धीरे धीरे लागू होते हैं, डिमांड होती है तो उसकी पूर्ति भी होती है। ठीक है, तो चुनाव में धन के प्रभाव को नियंत्रित करना है, जिससे ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति योग्य है लेकिन उसके पास धन नहीं है तो वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि प्रचार पर बड़े स्तर पर या वोट खरीदने की जो प्रणाली होती है कि भाई धन देकर खरीद लेते हैं, तो ये सब चीज़ों में धन के प्रभाव को उसके प्रभाव को कम करने के लिए नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है कि यदि किसी के ऊपर फौजदारी मुकदमा है,
यदि किसी प्रत्याशी पर फौजदारी मुकदमा है, ठीक है, तो उसे अयोग्य घोषित करना, फौजदारी क्या होता है, जैसे कुछ क्राइम तो हो जाते हैं, कई बार गलतियों से हो जाते हैं, कई बार ऐसे तो ऐसा नहीं कि उसका जीवन प्रतिबंधित हो जाएगा, लेकिन फौजदारी का अर्थ होता है गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या का प्रयास या हत्या करना, ये सब फौजदारी कानून में आता है। जब क्राइम बड़ा होता है तो उसको फौजदारी उसमें लेते हैं। सिविल जो होता है, छोटे मोटे जो होते हैं वो सिविल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो फौजदारी अगर मुकदमा है, गंभीर अपराध है, तो उसकी योग्यता को निरस्त करना चाहिए, ये भी एक सुझाव है। और इसके अलावा है कि चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर जो वोट मांगे उनकी अपील को प्रतिबंधित करना चाहिए। जाति धर्म के आधार पर अपील प्रतिबंधित, ये बहुत सही सुझाव है। अगर ये लागू हो जाता है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि लोग होते हैं ना एक अपनी जाति विशेष को अपील करते हैं कि हम आपकी जाति के, आप हमें वोट दो, या हम इस धर्म से हैं तो हमें वोट दो। तो जाति धर्म से ही व्यक्ति का योग्यता नहीं होती, योग्यता के आधार पर वोट होना चाहिए, जाति धर्म के। तो अगर ये अपील प्रतिबंधित हो जाएगी तो बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा निष्पक्ष चुनाव के लिए, मेरी नज़र में, ठीक है। और पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो है एक कानून होना चाहिए, यानी राजनीतिक दल हैं उनके लिए कानून होना चाहिए, पारदर्शिता के लिए कानून होना चाहिए। यानी जो राजनीतिक दल हैं उनकी कार्यप्रणाली कैसी है और वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं कि नहीं, कि आप दल में आप दल बनाया, आपने चुनाव में खड़े हुए, तब तो आप बड़े बड़े वादे बाहर कर रहे हैं लेकिन अंदर कुछ भी चल रहा है। तो इसकी पारदर्शिता के लिए भी एक कानून होना चाहिए। ऐसे सुझाव समय समय पर दिए गए और उनमें से कुछ धीरे धीरे लागू भी होते हैं, जैसे कि महिलाओं की बात तो स्थानीय निकायों में अभी उनको आरक्षण मिला है, हो सकता है भविष्य में उसमें भी मिले, है ना। धन के अपव्यय के लिए भी पहले जितना होता था थोड़ा सा उसको कंट्रोल हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। भारतीय चुनाव आयोग की जो हम बात करेंगे, भारत निर्वाचन आयोग की, तो अब तक के अनुभव के अंतर्गत के बहुत अच्छा उसने काम किया, धीरे धीरे वो निष्पक्षता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एक सशक्त रूप से भी सामने आ रहे हैं। तो इसके साथ ही कैसा लगा आपको ये बताना, और इसके साथ टेस्ट जो मैं सबमिट करूँगी, टेस्ट जरूर करना, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपने कितने, अगर आपको एक वीडियो देखने से समझ में नहीं आया कि हमने ये वाली वीडियो दे दी और टेस्ट देंगे, अगर आप भूल रहे हैं उस टेस्ट तो पूरे तीनों पार्ट, चारों पार्ट से चौथा पार्ट है उसमें से ही बनेगा, तो इससे पहले के भी आप पार्ट देख लें तो आपका पूरा चुनाव प्रतिनिधित्व समझ में आ जाएगा। उसके आधार पर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। कई बार बच्चे आधी अधूरी बातें करते हैं, जैसे एक पार्ट देख लिया, पिछला देखा नहीं, या अगला देखा नहीं, एक देख लिया, उसके आधार पर करते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आया। जब तक आप पूरी वीडियो जितने भी पार्ट हैं, इसीलिए मैं भाग 1, 2, 3 इवन प्लेलिस्ट अब बना के डाल रहे हैं कि आप एक प्लेलिस्ट चुनाव और प्रतिनिधित्व की प्लेलिस्ट खोलेंगे, आपको चारों या 3 जितने भी वीडियो उसके पार्ट होंगे वो मिल जाएंगे। तो उनको देखें आराम से, ध्यानपूर्वक, फिर टेस्ट पेपर करें आराम से, है ना। और सबमिट कैसे करना है ये मैं बता ही चुकी हूँ वीडियो में, वो भी आपके पास नहीं पहुँची है तो आप जाकर देखें कि उसमें टेस्ट पेपर कैसे सबमिट करना है, ये भी मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में ही इसकी लिंक मिलेगी आपको। और ये सब्सक्राइब करते रहें, आप कर रहे हैं, मुझे पता है बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैडम ये होना चाहिए। जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये आप लोगों के ही अनुरोध पर की है। बच्चे बोल रहे थे मैडम क्वेश्चन आंसर भी करवा दो, तो मैंने अभी क्वेश्चन आंसर भी कराना शुरू किया है कि जब चैप्टर खत्म होता है तो उसके प्रश्न उत्तर भी करा देते हैं। छोटे बच्चों को भी पहले प्राथमिकता पर ले रही हूँ, आप लोग 11वीं 12वीं के बड़े होते हैं तो अभी 9th और 10th के क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। आप लोग इस स्टेज पर आ गए हैं कि आप अपने प्रश्न खुद ही कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समस्या आएगी तो आपके लिए भी मैं बाद में वीडियो बनाकर करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लेना, इससे सारी वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि साल भर हम लोग को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो।